हेलो स्टूडेंट्स, इन द सीरीज ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस आज मैं जिस टॉपिक को ले रहा हूं दैट टॉपिक इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज द पार्ट वन ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। एंड इस चैप्टर से अगर आप नीट में देखें तो एवरी ईयर देव आस्क एटलीस्ट वन क्वेश्चन, राइट। कभी कभी उन्होंने 2-3 क्वेश्चन भी पूछे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। One more thing, before you solve or you watch this video solution, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दिया है। आप उसको पहले डाउनलोड कीजिए, सॉल्व करिए, फिर जो क्वेश्चन नहीं बने उसका वीडियो सॉल्यूशन आप देखिए। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके वीडियो सॉल्यूशन डाले जा चुके हैं, ठीक है। उसके लिए आप प्लेलिस्ट को चेक करिए। सो गाइज, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AAPMT 2006। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले ये समझो कि इन द सर्किट शोन if the conducting wire is connected between A and B, then the current in this wire will be. So there is a wire connected between A and B और आपको इसमें बताना है करंट कहाँ फ्लो होगी। ऑप्शन में देख लेते हैं A से B, B से A या नहीं फ्लो होगी, ये सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बोला हुआ है। So what you can see guys, here the battery has potential V. If I say कि this has potential 0, तो यहाँ पूरे वायर में कोई पोटेंशियल लॉस नहीं होगा, तो ये 0 ही बना रहेगा। यहाँ अगर बैटरी का पोटेंशियल V है तो ये V हुआ तो ये पूरा V बन जाएगा। देखने पर आपको ये फील आया होगा कि ये तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा लग तो रहा है, बट दिस इज नॉट द बैलेंस विथ व्हीटस्टोन ब्रिज। सो दिस इज नॉट बैलेंस, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, इसलिए आप इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। हो सकता है इस क्वेश्चन करते हो बच्चों ने क्या किया हो, व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा फिगर देख के सीधा ये वाला ऑप्शन टिक कर दिया हो, ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पोटेंशियल 0, यहाँ पोटेंशियल V। अब आप जानते हैं कि यहाँ 4, ये 1 और ये 3 लिखा हुआ है, तो इस पूरी ब्रांच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट पोटेंशियल ड्रॉप वुड बी V। तो फिर आधा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल V/2 बन जाएगा, यानी A पॉइंट पर पोटेंशियल बन रहा है हमारे पास में V/2। अब अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, तो हम जानते हैं कि यहाँ जो भी पोटेंशियल है वो डिवाइड हो रहा है किसमें, 4 ओम में। तो 4 ओम में डिवाइड हो रहा है आपका V पोटेंशियल, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड लगा दो भाई, ठीक है। जिसमें ज्यादा V=IR होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, करंट तो दोनों में सेम ही रहेगी, जो करंट यहाँ जाएगी वो दोनों में सेम ही जा रही है, ठीक है। तो जिसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इस वायर के अक्रॉस, इसके अक्रॉस ड्रॉप होने वाला जो पोटेंशियल होगा दैट इज V डिवाइडेड बाय टोटल यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो इनटू 1, यानी यहाँ पर V/4 ड्रॉप हो जाएगा। अगर यहाँ पर V/4 ड्रॉप हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस बना वो 3V/4 बना। भाई यहाँ V था, V/4 ड्रॉप हो गया तो ये 3V/4 बना, ठीक है। तो 3V/4 और V/2, अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो पोटेंशियल एट B ज्यादा आ रहा है फ्रॉम द विद रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल एट A। तो क्योंकि पोटेंशियल B पर ज्यादा है तो करंट फ्लो करती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो अगर आप यहाँ कोई वायर लगा दोगे तो वो करंट फ्लो करेगी फ्रॉम B टू A। क्लियर भाई, समझ में आ गया। This question was asked in AIMS 2006. According to this question, the voltage of cloud is 4 into 10 power 6 volt with respect to the ground. So what I can say is there is a cloud and this cloud has voltage 4 into 10 power 6 volt with respect to ground. With respect to ground इन्होंने ये इसलिए बोला है क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल 0 ले लोगे तब भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये रहेगा, ग्राउंड का पोटेंशियल कुछ होगा तब भी पोटेंशियल डिफरेंस तो ये रहने वाला है, इसलिए इन्होंने ऐसा वर्ड यूज किया। अब आगे क्या हुआ, आगे क्या बोलते हैं, दिस इज योर ग्राउंड। आगे बोलते हैं इन लाइटनिंग स्ट्राइक lasting 100 millisecond, a charge of 4 coulomb is delivered to the ground. The power of the lightning strike is, तो अब यहां से lightning strike हुई, ठीक है, और lightning strike होने से जो अर्थ को यानी ग्राउंड को जो चार्ज डिलीवर हुआ है दैट चार्ज इज
4 कूलम कितने टाइम में डिलीवर हुआ है? 100 मिली सेकेंड में डिलीवर हुआ है। और आपसे पूछा है पावर ऑफ लाइटनिंग क्या होगी, तो हम जानते हैं कि पावर होता है V इंटू आई। तो पोटेंशियल कितना दे रखा है आपको? 4 इंटू 10⁻⁶। ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ग्राउंड और क्लाउड के बीच में, इंटू आई। तो हम जानते हैं आई होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी Q बाई टी। तो 4 डिवाइड बाई टी यानी कि 100 इंटू 10⁻³ मिली में दे रखा है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 160 मेगावाट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2007. According to this question, the resistance of an emitter is 13 ohm and its scale is graduated for the current up to 100 ampere. After an additional shunt is connected to this emitter, it becomes possible to measure the current up to 750 ampere by this meter. The value of the shunt resistance is, तो पहले कहानी समझो। The scene is this कि यहां पर you have the emitter, right? और इस एमीटर में जब आप 100 एम्पियर करंट फ्लो करवाते हो तो ये इस टाइप से, मतलब 100 एम्पियर मैक्सिमम मेजर कर सकता है। इसका मतलब इसका निडल जो भी होगा वो इसके मैक्सिमम पर आ गया है। इससे ज्यादा इसमें मेजर करने की कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहां जो नंबर लिखे हुए हैं वो इससे ज्यादा नहीं है। अब क्या किया आपने, इससे एक शंट लगा दिया, ठीक है। शंट लगाने पर यानी पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया, एक शंट रेजिस्टेंस। ये अब 750 एम्पियर तक मेजर कर पा रहा है। इसका मतलब ये स्केल का जो मैक्सिमम है, पहले तो 100 मेजर कर रहा था, अब वो मैक्सिमम जो है 750 को डिनोट कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये है यहां पर कि जब यहां 750 करंट एम्पियर करंट आएगी तो 750 का 650 एम्पियर करंट तो ये शंट बाईपास कर देगा, इस शंट के थ्रू पास होगा, और इसमें तो 100 एम्पियर ही जाएगा क्योंकि ये तो 100 एम्पियर के लिए कैलिब्रेटेड है, राइट। तो जैसे ही यहां 100 एम्पियर जाएगा, अब ये 100 एम्पियर जब भी जा सकता है जब ये शंट लगा दिया, तो जब यहाँ पे 750 आ रहा हो, ठीक है। अगर 750 से कम आ रहा होगा तो ऑब्वियस बात है यहाँ कम करंट जाएगा। तो जब 100 एम्पियर यहाँ करंट जाएगा तो इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा, राइट। तो अब हम क्या देख रहे हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होना चाहिए वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होना चाहिए। यानी आपके पास में 100 इंटू इसका जो भी रेजिस्टेंस है 13 ओम, दिस शुड बी इक्वल्स टू द 650 करंट और इसका रेजिस्टेंस S। तो यहां से S का वैल्यू आ गया 1300 डिवाइड बाय 650 यानी 2 एम्पियर। सो यहां आपको इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, तो मैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करता हूं इसका। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये है, आप इसे समझिए कि एक मीटर है, एमीटर है, और इस एमीटर में एक निडल है, ठीक है। ये निडल इसके मैक्सिमम को शो कर रही है। तो शुरुआत में ये जो निडल है इसकी 100 एम्पियर करंट आने पर मैक्सिमम पर है। अब आपने क्या किया, ये निडल, भाई ये तो मैक्सिमम को आप बढ़ा नहीं सकते, अब इस यहां पर इसमें आपको 750 मेजर करना है। तो जब इसमें 750 करंट आएगा तब भी ये मैक्सिमम को शो करेगी। तो आपको जो एक्स्ट्रा करंट आ रहा है उसको बाईपास करवाना पड़ेगा। तो उसको बाईपास करवाने के लिए आपने यहां पर शंट रेजिस्टेंस को लगाया है, राइट, ताकि वो एडिशनल करंट को पास करवा दे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? This question was asked in AIPMT 2008. According to this question, in the circuit shown, the current through 4 ohm resistor is 1 ohm when the point P and M are connected to the DC voltage source. यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है दैट करंट इज 1 एम्पियर, ये आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट M एंड N, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो हम जानते हैं अगर यहां पर करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर 4 ओम के थ्रू, तो जो पोटेंशियल यहां ड्रॉप होगा वो 4 वोल्ट का होगा। अब यहां तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप है नहीं, इसका मतलब इस पूरे में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दिस वुड बी 4 वोल्ट। 4 वोल्ट यहां ड्रॉप हो रहा है तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है तो ये भी 4 वोल्ट बनेगा।
तो इस पूरे के अक्रॉस, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस 4 वोल्ट होगा, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि जो बैटरी लगा रखी होगी वो 4 वोल्ट की लगा रखी होगी, डीसी वोल्टेज सोर्स। अब ये 4 वोल्ट जो है वो यहाँ बटेगा, तो यहाँ जो भी करंट आ रही है, ठीक है, जो भी करंट यहाँ फ्लो हो रही होगी तो करंट तो सेम रहेगी। तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है, यानी यहाँ करंट जो होगी वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन होगी। तो अगर आप निकालना चाहते हैं पोटेंशियल इन ड्रॉप इन Mn, तो टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दी टोटल रेजिस्टेंस करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस अक्रॉस Mn करना है। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये हाफ पैरेलल में लगे हुए हैं, तो जो इनका रिजल्टेंट बनाएंगे वो बन जाएगा 1/2 इंटू 1/2 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 1/2 इंटू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2, तो 1/4 बन जाएगा। तो ये तो बन गया 1/4। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया आपस में, वोल्टेज इज 4, टोटल रेजिस्टेंस इज व्हाट, यहाँ 1/4 और ये 1, तो 1 प्लस 1/4, सो टू R total is 1 plus 1/4, so this would be your 5/4, तो ये आ गया 5/4 मल्टीप्लाई बाय RMN 1, तो आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास में आ रहा है 3.2 वोल्ट, यानी कि ये ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? This question was asked in AIPMT 2008. According to this question, a galvanometer of resistance 50 ohm is connected to a battery of 3 volt along with the resistance of 2950 ohm in series. So guys, let's suppose this is the galvanometer and there is a resistance of 2950 ohm, and the galvanometer itself has the resistance of 50 ohm. Now this is connected to a battery of 3 volt, so there is a potential drop of 3 volt. A full scale deflection of 30 division is obtained in the galvanometer. In this situation, the deflection is the full scale deflection. It means यहाँ जो करंट फ्लो हो रही होगी दैट वुड बी द फुल डिफ्लेक्शन करंट। तो एक काम करते हैं, फुल डिफ्लेक्शन करंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट जो बन जाएगी यहाँ पर, दैट इज V, यानी कि जो वोल्टेज है 3 डिवाइड बाय R, तो टोटल रेजिस्टेंस बन रहा है 3000, यानी 10⁻³ एम्पियर। ये करंट चाहिए किसके लिए, दिस करंट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुल डिफ्लेक्शन, कंप्लीट डिफ्लेक्शन के लिए चाहिए। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिफ्लेक्शन टू 20 division, the resistance should be in series. Now we don't want 30 division, we want only 20 division. तो अगर आपको इसी गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन लाना है वो लाना है 20 डिवीजन, पहले आ रहा था 30 डिवीजन, 20 डिवीजन डिफ्लेक्शन लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ जो करंट फ्लो होनी चाहिए वो पहले से लेस आनी चाहिए, तभी तो ऐसा हो पाएगा। और यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो तो सेम ही है, बस करंट पहले से लेस हो जानी चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि जो डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर में, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। सो डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, तो यहाँ कितनी करंट आ रही होगी, तो यूनिटरी मेथड लगा दें कि 30 डिफ्लेक्शन के लिए वी नीड I करंट, IG करंट, ठीक है। सो 1 डिफ्लेक्शन वी नीड IG by 20 current. So for 20 deflection we need current. How much? We need current I by 30 into 20. IG by 30 into 20. इतनी करंट चाहिए। तो यहाँ रेजिस्टेंस हमने R लगा दिया, ठीक है। तो अब जो करंट चाहिए दैट वुड बी इक्वल्स टू V, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है, अपॉन R प्लस G के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमें जो करंट चाहिए दैट इज व्हाट, दैट इज 20/30 ऑफ IG, और IG का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 10⁻³ इज इक्वल टू V, 3 डिवाइडेड बाय R निकालना है, G का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 50, इसका वैल्यू 50 दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा तो आपके पास में क्या बन रहा है, यहाँ पे R प्लस 50 इज इक्वल्स टू 3/2
ये 3/2 यहाँ से आ गया, एक 3 ऑलरेडी है, इसको इधर लेके गए तो 10³ यानी 1000 बन रहा है। तो आपके पास में ये 500 बन गया, तो ये आ जाएगा 4500। तो जैसे ही 4500 आया तो इसका मतलब R का वैल्यू 4450 ओम बन जाएगा। सो योर आंसर वुड बी द सेकंड ऑप्शन। क्लियर? This question was asked in APMT 2008. According to this question, a current of 3 ampere flows through the 2 ohm resistor as shown in the circuit. The power dissipated in the 5 ohm resistor is, and you need to find out the power dissipated in the 5 ohm resistor. तो यहाँ 3 ohm के साथ में जो करंट फ्लो कर रही है that is what 3 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 6 वोल्ट। अगर यहाँ पर 6 वोल्ट पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है तो ये और ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, यानी यहाँ पर भी ड्रॉप हो जाना चाहिए 6 वोल्ट। अब 6 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुआ तो ऑब्वियस बात है ये 1 और ये 5 दे रखा है, तो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज व्हाट 5 वोल्ट। जब यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट हुआ तो इसमें जो पावर डिसिपेट होगी दैट इज V²/R। तो आप पास में आ जाएगा 5 का स्क्वायर बाई R यानी 5, तो पावर डिसिपेटेड आ जाएगी आप पास में 5 वॉट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस ऑप्शन वुड बी योर आंसर। क्लियर? Next question was asked in APMT 2009. According to this question, a wire of resistance 12 ohm per meter. तो आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 12 ohm per meter is bent to form a complete circle of radius 10 centimeter. The resistance between two diametrically opposite points A and B as shown in the figure. आपको इनके बीच में बताना है, राइट? तो मान लेते हैं कि ऊपर वाली ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज R और नीचे वाली ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो R। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल में हो गए। अगर ये दोनों पैरेलल में हो गए तो RAB का वैल्यू आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी ये बन गया R/2। अब ऊपर वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा आपको बस इतना सा निकालना है, तो 1/2 ऊपर वाले का रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है आपको 12 ओम पर मीटर, और इसकी जो लेंथ होगी दैट वुड बी इक्वल्स टू पाई आर, जहां पे आर इसका रेडियस है, तो आधे सर्किट की लेंथ पाई आर हो जाएगी। तो आ जाएगा आपस में 6 ओम पर मीटर इंटू पाई, और आर का वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10/100। तो जैसे इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में आ जाएगा, ये मीटर में है तो हमारे पास में आ जाएगा कितना 0.6 पाई ओम, एंड दिस वुड बी आर आंसर। क्लियर? Next question was asked in AIPMT 2009. According to this question, see the electrical circuit shown in figure. देख लिया। Which of the following equation is correct equation for it? And you need to find out the कौन सी इक्वेशन जो है इसके लिए करेक्ट रहेगी। तो हम जानते हैं यहाँ से करंट I1 आ रहा है, तो इस ब्रांच, और यहाँ से I2 आ रहा है, तो इस ब्रांच में करंट जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन आपके मुझसे डिफरेंट हो सकते हैं। मैं लेके चलता हूँ कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, तो जो पहले मिला मैं उसको पॉजिटिव मानूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं सबसे पहले इसमें KVL लगा रहा हूँ, ऊपर वाले में लगा रहा हूँ। अगर इससे मैच हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर नीचे वाले लगाऊंगा। उससे मैच हो गया तो ठीक, ठीक है, नहीं हुआ तो फिर इस पूरे में लगाऊंगा। तो 3 ऑप्शन है मेरे पास में, तो मैं तो ऊपर से शुरू हो रहा हूँ। तो मेरे पास में बन जाएगा इसके लिए KVL का पहला फॉर्मेट R इंटू I1 प्लस I2, राइट। अब मैं यहां से आगे बढ़ा, ऐसे आया तो ये करंट यहां पे आ रही होगी I1, ये हायर होगा ये लोअर होगा, तो प्लस I1 इंटू R1। फिर यहां चला, नेगेटिव टर्म मिला तो माइनस E1, और जहां से शुरू हुआ था वहीं एंड पॉइंट हो गया, यानी दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं
तो मैं क्या देख रहा हूं कि E1 माइनस ऑफ I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R माइनस ऑफ I1 R1 इज इक्वल टू 0। ये मुझे सेकेंड ऑप्शन से मैच होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब यही मेरा आंसर बन जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल पेशेंसली डील करें। 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है, उनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी आपका आंसर बन जाएगी। क्लियर? This question was asked in AAPMT 2009. According to this question, a galvanometer having a coil resistance of 60 ohm shows full scale deflection when current of 1 ampere passes through it. It can be converted into ammeter to read up to 5 ampere by. So सीन समझो, ये है तुम्हारे पास में एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस है 60 ओम। इसमें जब करंट फ्लो होती है 1 एम्पियर तो ये भाई साहब फुल स्केल डिफ्लेक्शन देते हैं। अब आपको इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है और एमीटर मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट शो कर सकता है। यानी इसमें जब आपको एमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 5 एम्पियर करंट शो करेगा। अब इसमें तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए 1 एम्पियर करंट जानी चाहिए। इसका मतलब हमें एक्स्ट्रा जो 4 एम्पियर करंट है उसको बाईपास करवाना पड़ेगा। तो उसको बाईपास करवाने के लिए हमें यहाँ पे लगा देना चाहिए शंट। तो ऑटोमेटिकली हमें हमारे पास में निकल के आ गया कि हम पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये 2 ऑप्शन तो वैसे कट गए। अब कितना शंट लगाना चाहिए? तो भाई जो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है? 1 एम्पियर इंटू 60। तो 60 इंटू 1 V इज इक्वल्स टू IR। यहाँ कितना हो रहा है? 4 इंटू S, यानी S का वैल्यू आ जाएगा 15 ओम। यानी 15 ओम का शंट रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा और फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AAPMT 2009. According to this question, a student measured the terminal potential difference V of a cell of EMF E and internal resistance R as a function of current I flowing through it. So there is a cell of EMF E and internal resistance R and its terminal voltage is V. So we know that if the I current is flowing through it, so what I can say here the terminal voltage should be equals to E minus IR. ये terminal voltage आपस में आएगा. The slope and intercept of the graph between V and I. So V is taken on the y-axis and I is taken on the x-axis. तो हम जानते हैं y इज इक्वल्स टू होता है, यहाँ पे ग्राफ जो बनेगा c माइनस एम एक्स ऐसा बनेगा। तो इंटरसेप्ट तो बन जाएगा आपस में e और स्लोप बन गया इसका नेगेटिव यानी माइनस r। सो दिस वुड बी योर आंसर। क्लियर? सो गाइज दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो सॉल्यूशन। टाइम की कमी की वजह से थोड़े से कम वीडियो प्रोड्यूस हो पा रहे हैं, but soon I will release all the parts of this series.